स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों लक्ष्मीकांत की पॉलिटी तो अपनी चल ही रही है। हम चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी के बारे में, ठीक है। और हमने लिया था लेक्चर एनसीईआरटी जो 11वीं क्लास की है, पॉलिटी की राजनीतिक सिद्धांत। उसका हमने जो है दूसरा अध्याय लिया था और दूसरे अध्याय की पहले भाग की मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, ठीक है। जिन्होंने भी वो पिछला लेक्चर नहीं देखा, आप जो है जाकर के पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर पड़ा है, ठीक है। तो मित्रों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे हानि सिद्धांत से, ठीक है। तो जिन भी मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। और हमारा जो पहला लेक्चर था ना, अध्याय 2 का जो पहला भाग था वो स्वतंत्रता के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। हमने स्वराज का मतलब आपको बताया। साथ ही मैंने सुभाष चंद्र बोस जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या बोला था भाषण में, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और बार बार बात एक निकल करके आ रही थी क्या, कि जो है हम स्वतंत्रता तो देंगे लेकिन हम उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाएंगे, अन्यथा जो है लोग फिर मनमर्जी करने लगेंगे और देश में जो है जो लोकतंत्र है वो गड़बड़ा जाएगा और लोग फिर जो है यानी जो लोग में दंगे फसाद होंगे देश में, और देश में जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बन पाएगा। तो ये बात हमारी चल रही थी, तो उसी में जो है हमें जो है डिस्कस कर रहे हैं आगे। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा कि जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने निबंध लिखा था ऑन लिबर्टी में, बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। क्या कह रहा है मित्रों हानि का सिद्धांत? क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यानी मित्रों हानि सिद्धांत क्या है विस्तृत रूप से यहाँ बता रहे हैं कि क्या कह रहा है कि कार्य की स्वतंत्रता के मतलब, यानी कार्य की हमने स्वतंत्रता तो दी है लेकिन हम अगर उसमें जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, यानी अगर हम उसमें कोई भी अगर मान लीजिए हम उसमें अगर किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, यानी दूसरे जो लोग हैं उनके हितों को हमें जो है सुरक्षित रखता है। क्या कह रहा है ना, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य है अन्य को हानि से बचाना, यानी किसी अन्य लोगों की उससे हानि तो नहीं हो रही है। यानी हमने जो स्वतंत्रता लोगों को दी है उस स्वतंत्रता से अन्य समुदायों के या अन्य वर्गों के जो अधिकार हैं उनका तो कहीं हनन नहीं हो रहा है, उनके तो हित कहीं नहीं मारे जा रहे हैं। तो उसी परिस्थिति में हम जो है उस स्वतंत्रता पर दखल अंदाजी या हस्तक्षेप करेंगे। तो यही हानि का सिद्धांत है कि हानि अन्य लोगों की नहीं हो, ठीक है। और कहते हैं ना मित्रों कि बेशक किसी के जो अधिकार हैं वो हमें, यानी बेशक किसी को हम अधिकार कम दे दें लेकिन किसी निर्दोष को जो है कोई भी यानी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और उसके हित जो है नहीं मारे जाने चाहिए। तो आगे हम फ्रेंड्स बात करें क्या कह रहा है, पहले हम जो है बॉक्स की चर्चा कर लें। उदारवाद के बारे में यह चर्चा बताई जा रही है। क्या कह रहा है, जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं तब हम अक्सर ये कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। यानी माता पिता अगर मान लीजिए उदार हैं तो हम उसका मतलब क्या समझते हैं कि माता पिता जो सहनशील है। यह राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतना पर नहीं है और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। मतलब फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि उदारवादी का मतलब बस इतना सा नहीं है कि कोई जो है सहनशील है तो उसको जो है उदारवादी कहेंगे। आगे उससे बढ़कर बात की जाती है कि उदारवादी का मतलब है कि अगर हमने जो है किसी को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी, यानी निर्णय लेने का व्यक्ति को अधिकार दिया, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं, ठीक है, तो वहाँ जो है हम फिर उसको उदारवादी मानते हैं। और कह रहा है उदारवादी व्यक्ति के स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्य से अधिक वरीयता देते हैं। यानी उदारवादी जो व्यक्ति होते हैं वो जो है क्या करते हैं, वो समानता होती है ना,
समानता जैसे अन्य मूल्य से अधिक वरीयता देते हैं किसको? अपनी खुद की स्वतंत्रता को अब जो है वो अधिक वरीयता देते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते रहे और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपाय की जरूरत है। यानी मित्रों क्या करें कि ऐतिहासिक रूप से उदारवादी जो है वो क्या कर रहे हैं, अब मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम यानी मुक्त बाजार की बात करते हैं और उसमें जो है राज्य जो है कम हस्तक्षेप करें, ठीक है, और लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका को भी वो स्वीकार करते हैं। जो स्टेट वेलफेयर की जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जो है राज्य का एक कर्तव्य होता है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, यानी सभी को वहाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है और सभी को समानता के जो अवसर मिलते हैं, तो राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए। तो वो जो लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका होती है ना, उसको जो है उदारवादी और अन्य सभी लोग भी स्वीकार करने लगे हैं, ठीक है। आगे हम चर्चा करें, फिर हम बॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। सभ्य समाज से उनका क्या मतलब है? जिस समाज में कानून का राज नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किस प्रकार होता है? यानी मित्रों ये लड़का हमें सॉरी ये लड़की है, ये हमसे पूछ रही है कि सभ्य समाज का मतलब क्या है, ठीक है, और जिस समाज में कानून नहीं होता तो वहाँ स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किस प्रकार होता है? यानी जहाँ पे कानून ही नहीं है तो फिर उस वहाँ पे जो है हम आज़ादी में फिर जो है कैसे दखल अंदाजी करते हैं, ठीक है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वयं संबद्ध और पर संबद्ध कार्यों में अंतर बताया। स्वयं संबद्ध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि पर संबद्ध कार्य वे जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मतलब मित्रों मिल यहाँ पे स्वयं संबंध यानी खुद से जुड़े हुए और पर संबंध दूसरे से जुड़े हुए कार्यों के बारे में अंतर बता रहे हैं कि स्वयं संबंध काम का मतलब है कि ऐसे काम जिसका प्रभाव खुद पर पड़ेगा, और पर संबंध काम का मतलब ऐसा है कि अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ेगा, ठीक है। मिल का तर्क है कि स्वयं संबंध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो स्वयं संबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसा करूंगा जैसा मेरा मन होगा, या अगर वे आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं तो इससे आपको क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों में कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। यानी मित्रों मिल कह रहे हैं स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कामों के बारे में अंतर बता रहे हैं कि स्वसंबद्ध का मतलब यानी स्वसंबद्ध काम का मतलब है कि उसके बारे में मैं ऐसा कह सकूं कि मेरा काम है, मैं इसको जैसे मेरी इच्छा होगी मैं उसी प्रकार से करूंगा, और आप पर जो है इसी का अगर यानी आपके ऊपर इस काम का अगर असर ही नहीं पड़ रहा है तो आप जो है बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब बता रहे हैं स्वसंबद्ध ये काम है। लेकिन परसंबद्ध काम की मतलब क्या बता रहे हैं कि अगर किसी काम यानी मैंने कोई काम किया और उस काम के माध्यम से अगर किसी दूसरे का हित जो है मारा जा रहा है, यानी दूसरे के हितों पर वो जो है चोट पहुंचा रहा है, तो उस परिस्थिति में जो है कोई कानून होना चाहिए या कोई ऐसी सत्ता भी होनी चाहिए कि वो जो है उस व्यक्ति के जो अधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो है उन नुकसानों से वो बचाए, ठीक है। आगे कहते हैं चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण जीवन मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी स्वतंत्रता एक गरिमापूर्ण जीवन जीवन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो है तत्व है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। यानी स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन के लिए अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है और इस कारण से इस पर जो है प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देते हैं। यानी मित्रों बेशक आप प्रतिबंध अगर लगा रहे हो ना तो उसी परिस्थिति में लगाना आप प्रतिबंध जहाँ पे जो है किसी वर्ग के या किसी समुदाय के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है और बहुत ही गंभीर तरीके से अगर हनन होता है ना तभी आप प्रतिबंध लगाना, वरना जो है अगर छोटी मोटी कोई हानि हो रही है तो फिर आप जो है किसी सामाजिक रूप से कोई अमान्य यानी कोई ऐसी छोटी मोटी कोई आप जो उसके ऊपर फिर प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। और कहता है उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए, इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मित्रों यहाँ पे बात की जा रही है प्रतिबंधों की। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कोई तेज़ आवाज़ में गाना चला रहा है, ठीक है, और उस बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोगों को उसमें जो है डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस परिस्थिति में जो है फिर वो जो है आपसी सहमति से उस मामले को सुलझाना चाहिए। उस मामले में फिर पुलिस को आपको जो है नहीं शामिल करना चाहिए। तो वही बात कर रहे हैं कि गंभीर अगर किसी
गंभीर मामले में, यानी अगर गंभीर रूप से किसी के अधिकारों का हनन होता है तभी आप प्रतिबंध लगाओ, अन्यथा छोटे मोटे मामलों में आप प्रतिबंध मत लगाओ। ठीक है। आगे कहता है, जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह नहीं करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बात करने, सोने और उनका अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी होगा। यानी मित्रों वही बात करें कि छोटे मोटे ये काम हैं, इसके लिए तो आप जो है किसी प्रकार की सामाजिक असहमति दर्ज करा सकते हो, यानी आप फिर उसको आपसी सहमति से भी सुलझा सकते हो। उसके लिए आपको पुलिस को शामिल नहीं करना होगा या नहीं करना भी चाहिए। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, यानी इस मामले में आप जो है कोई कानूनी दांवपेच मत खेलो। ठीक है। यानी कानून को उसमें शामिल मत करो। किन्हीं कार्यों पर कानूनी सख्ती से प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा रहनी चाहिए। मित्रों वही बात कह रहे हैं कि अगर गंभीर नुकसान अगर पहुंच रहा है ना तभी आप प्रतिबंध लगाओ, अन्यथा थोड़ी बहुत असुविधा तो होनी भी चाहिए और थोड़ी बहुत असुविधा लोगों को सहनी भी चाहिए। क्या कहता है आगे? आगे कहता है, लोगों को विविध जीवन शैलियों, विविध दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मित्रों लोग जो है ना उनको अपनी जो जीवन शैलियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग, और अपने जो अलग अलग हित हैं उनको जो है सहन करने के लिए उनको जो तैयार रहना चाहिए। यानी अलग अलग वो जीवन शैलियों को अपना सकते हैं लेकिन वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे, ये यहाँ पे शर्त लगाई जा रही है। क्या करें? लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। क्या कह रहा है कि बेशक आपने जो है, यानी आपने जो जीवन शैली अपनाई है, आपके जो विचार हैं, आपको जो स्वतंत्रता मिली है, बेशक हमने स्वतंत्रता तो दी है लेकिन आप जो है उस स्वतंत्रता का ऐसा प्रयोग नहीं करोगे कि लोगों को जो है, यानी लोगों का जो हित है उसको, यानी जो लोगों का हित है वो खतरे में डाला जाए। ठीक है। और देश में नफरत का अगर माहौल पैदा होता है तो वो जो है फिर हम उस आपकी जो स्वतंत्रता पर उस पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। यानी मित्रों बार बार यहाँ प्रतिबंधों की बात निकल करके आती है स्वतंत्रता में कि बेशक हम प्रतिबंध लगाएंगे लेकिन इतने कड़े प्रतिबंध भी नहीं होने चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। ठीक है। यानी जो हमने स्वतंत्रता दी, जो हमने मूल अधिकार उसको दिया स्वतंत्रता का, अगर वो मूल अधिकार ही नष्ट हो रहा है तो फिर ऐसे प्रतिबंधों का क्या औचित्य है। ठीक है। उदाहरण के लिए जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। यानी मित्रों किसी ने नफरत ही तो फैलाई है, ठीक है, तो हम उसको कोई आजीवन कारावास नहीं दे सकते। अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसकी स्वतंत्रता का यहाँ पे हनन हो रहा है। ठीक है। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार को कटौती हम कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और झूठा प्रचार प्रसार कर रहा है राज्य के खिलाफ, ठीक है, और राज्य ने उसको चेतावनी भी दी लेकिन वो नहीं माना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो जो जगह जगह घूम रहा है और जगह जगह जो प्रचार कर रहा है उसको जो है हम उसके उस प्रचार पर और उसके घूमने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, और वो जो सभाएँ आयोजित करता है उस पर भी हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रतिबंधों की बात निकल करके आती है। तो आगे फ्रेंड्स क्या कर रहा है सुनिए। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन ज़रूरी है कि वे समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर खटक कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरेक हो, यानी ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरेक हो और न ही असंतुलन, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि बेशक हमारे द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए स्वतंत्रता के ऊपर, लेकिन ये जो आदत है ना बार बार प्रतिबंध लगाने की, ये आदत जो है हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम आदत में ही ले आएंगे बार बार प्रतिबंध लगाने का, ठीक है, तो फिर तो वो स्वतंत्रता जो हमारी है वो हमारी खतरे में आ जाएगी। ठीक है। और मित्रों हम यहाँ पे बॉक्स की चर्चा करें। क्या करा, देखिए चिंतन मनन हमें करना है। परिधानों पर प्रतिबंध का मुद्दा, यानी जो पहनावा होता है ना, जो लोग कपड़े पहनते हैं तो उसके ऊपर कौन से प्रतिबंध हैं, तो उसके मुद्दे की यहाँ बात की जाएगी। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है यदि अपने परिधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो नीचे दी गई उन परिस्थितियों को किस तरह देखेंगे जिनमें खास तरह के परिधान पर प्रतिबंध लगाया है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि अगर मान लो जो है हमने
जो है लोगों को अधिकार दिया कि आप जो है जो तरह का कपड़ा पहनना चाहें वो आप पहन सकते हैं, ठीक है। अगर ये कपड़े पहनने की स्वतंत्रता एक अभिव्यक्ति है तो फिर एक खास तरह के जो कपड़े हैं ना उस पर हमने प्रतिबंध भी लगाया है। तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि माओ के शासनकाल में चीन में सभी लोगों को माओ सूट पहनना पड़ता था। तर्क यह था कि यह समानता की अभिव्यक्ति है। यानी मित्रों, माओ का शासनकाल था चीन में, तो उस समय चीन में क्या होता था कि सभी लोग जो होते थे उनको माओ सूट पहनना पड़ता था। यानी माओ जो पहनते थे ना वैसा सूट उनको पहनना पड़ता था। एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया गया, क्योंकि उसका पहनावा उस पहनावे के खिलाफ माना गया जो महिलाओं के लिए तय किया गया। यानी मित्रों, एक मौलवी ने सानिया मिर्जा जो कि टेनिस खिलाड़ी है उसके खिलाफ जो है क्या किया, एक फतवा जारी किया था मौलवी के द्वारा कि जो ये कपड़े पहन रही है ना वो कपड़े उन महिलाओं की, यानी उन पहनावे के खिलाफ है जो महिलाओं के, यानी जो हमने महिलाओं को पहनने के लिए तय किया कि हाँ महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी मुस्लिम समाज में, ठीक है। तो मुस्लिम धर्म में जो कपड़े हमने तय किए हैं महिलाओं को पहनने के लिए वो कपड़े जो है सानिया मिर्जा ने नहीं पहने हैं, ठीक है। क्रिकेट के टेस्ट मैचों में ज़रूरी है कि हर खिलाड़ी सफ़ेद कपड़े पहने। यानी टेस्ट मैच आपने देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है अगर मान लो कि कपड़े पहनने की स्वतंत्रता ही हमने दे दी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो एक जैसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं लोग? क्रिकेट में एक जैसे पहन रहे हैं, विद्यालय में हम एक जैसे पहन के जाते हैं। तो मित्रों इसका अगर आगे हम चर्चा भी करें, क्या कहना है? देखिए, मनमाने परिधान पर प्रतिबंध सभी मामलों में न्यायोचित है या केवल कुछ में? यह स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मामला कब बन जाता है? इन प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसको है? क्या धार्मिक नेताओं को परिधान के मामले में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए? क्या यह राज्य को तय करना चाहिए कि कोई क्या पहनेगा? क्या क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों के पहनावे के नियम तय करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी आईसीसी उपयुक्त संस्था है? क्या प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण होता है? क्या यह कई तरीके से व्यक्तियों की अभिव्यक्ति को कम करता है? आरोप को स्वीकार करने के परिणाम क्या होते हैं? क्या माओकालीन चीन में सभी लोगों के एक जैसे कपड़े पहनने से समाज में गरीबी कम हो गई? अगर महिलाएं ऐसे कपड़े न पहन सके जिनमें वे पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाएँ तो क्या ये माना जाए कि वे खेल में सहभागिता से वंचित की जा रही हैं? अगर क्रिकेट खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहने तो क्या इससे खेल प्रभावित होगा? नहीं मित्रों, वही पहनावे की यहाँ पे बात की जा रही है कि पहनावे को देखा जा रहा है किसके साथ? व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको जोड़ करके हम पहनावे को देख रहे हैं कि हम जो एक जैसे कपड़े पहनते हैं विशेष अवसरों पर या फिर विशेष यानी स्कूलों में, जब हम स्कूलों में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं या फिर टेस्ट मैचों में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें ना तो वो तो जो मित्रों, अगर इसकी हम चर्चा करें कि हम स्कूल में कपड़े क्यों पहन के जाते हैं तो एक तरह से वो जो है हमारी जो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी कोई स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा कि हम जो है स्कूल में कपड़े पहन के जा रहे हैं एक जैसे या फिर टेस्ट मैचों में एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो ये तो हमने खुद स्वीकार किया है ना कि हाँ हम जो है स्कूल में जाएंगे तो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ठीक है। विशेष अवसर पर भी हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, जैसे टेस्ट मैचों में हम ऐसे कपड़े पहनना, सफ़ेद कपड़े में पहनने हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है, ये हमने कुछ नियम बनाए हैं और नियमों का हम जो पालन कर रहे हैं वहाँ पर हमने कोई स्वतंत्रता का हनन नहीं किया है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करें तो देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की यहाँ बात की जाए, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है और नकारात्मकता। तो क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की, बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी मित्रों जो हमने दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की थी ना, बाहरी प्रतिबंधों के आधार पर और स्वयं के अभिव्यक्ति के आधार पर, तो उसको ये कह रहे हैं कि ये हम जो यहाँ पे राजनीति में इनको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, जिसमें वह जो होना बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मित्रों क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो स्वतंत्रता है ना वो स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता की यहाँ बात की जा रही है कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो है उस क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करती है और बचाने का भी, जहाँ व्यक्ति जो है अपने जो नियम होते हैं उनका अनुलंघन है, यानी उनका उल्लंघन नहीं करता है, ठीक है। वो जो चाहता है ना वो यानी वो जो चाहता है कि मैं ये बन जाऊँ जीवन में, ठीक है, या मैं भविष्य में ये मैं करूँ, तो वो अगर वो करता है तो वहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता उस वहाँ हमें जो है उस क्षेत्र को बचाने का प्रयास करती है। फिर आगे क्या कहता है कि
हस्तक्षेप के हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप में व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होने चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जो मानव प्रकृति और मानव गरिमा है ना, उसको एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें हम दूसरों के साथ जो है अबाधित रूप में व्यवहार कर सके। यानी मनुष्य जो प्रकृति में और मनुष्य की जो गरिमा होगी वह ऐसी होगी कि जो है किसी दूसरे के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे या हम जो किसी का काम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। और आगे कहता है कि ये क्षेत्र जितना बड़ा होगा ना मानव गरिमा का, उतने ही वाद विवाद होंगे, ठीक है। और हस्तक्षेप का क्षेत्र भी जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक भी होगी। हमें जो मानने की ज़रूरत है वह यह है, नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। और आगे कहता है, मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है कि विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुतम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती, या यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य धार्मिक सत्ता, आईसीसी या सीबीएसई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि जो हमने पहनावे की जो बात की, पहनावे को हम जोड़ कर देख रहे थे स्वतंत्रता से, ठीक है। तो ये जो पहनावा हम जो पहनते हैं, ठीक है, क्रिकेट में या फिर जो है स्कूल में, तो क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, या फिर राज्य नहीं करेगा या आईसीसी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्या हस्तक्षेप के मुद्दे हैं जहाँ पे हम कोई भी हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है, हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिससे रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और अन्य विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। ये परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो तभी वह खिल पाता है। मतलब फ्रेंड्स, आगे जब चर्चा की जाती है तो क्या कहते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब बता रहे हैं क्या, कि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि मेरे ऊपर कोई भी शासन नहीं कर रहा, ठीक है, मेरे ऊपर मैं खुद शासन कर रहा हूँ, यानी मेरा खुद का शासन है। और क्या कहता है कि जो स्वतंत्रता की भी आगे बात की जाती है क्या, कि एक स्वतंत्रता का व्यक्ति के लिए मतलब बताया जा रहा है। कैसे? जैसे बताया जाता है कि एक पुष्प जो होता है ना, अच्छी मिट्टी में अच्छी सूरज की रोशनी हो, पानी भी हो, देखभाल भी हो, तभी वो फूल खिलता है। उसी प्रकार से एक जो व्यक्ति होता है ना, अगर उसे सभी अधिकार हम देंगे, समानता के भी अधिकार जो है, स्वतंत्रता का भी, ठीक है, और भी हम जो उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे, तभी वो है एक समाज में अच्छा नागरिक बन पाएगा, ठीक है, और उसके अधिकारों की भी हम रक्षा कर पाएंगे। और मित्रों आगे क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है, व्यक्ति गरीबी और बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। मित्रों, वही बात सकारात्मक स्वतंत्रता की कह रहे हैं क्या, कि एक व्यक्ति के पास जो है भौतिक और राजनीतिक जगत में, ठीक है, उसके पास ऐसे लाभ हमें उनको देने चाहिए कि वो जो है गरीबी और बेरोजगारी के कारण उनका विकास जो है रुके ना, ठीक है, और अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं भी है वो उनकी पूर्ति भी कर सकें। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी हो, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो, या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। तो आगे फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति के पास जो है एक निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, और जो भी हम कानून बनाएं तो उस कानून को बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि लोगों की क्या प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, और
सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए, यानी जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि और विवेक का विकास हो, शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए भी उसके पास पर्याप्त सुविधाएं हो। तो इन सभी की बात हम जो है आगे स्वतंत्रता में करते हैं कि ये जो है सभी स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है। क्या करें, सकारात्मक स्वतंत्रता के जो पक्षधर हैं, यानी जो पक्ष ले रहे हैं, वो क्या करें कि जो व्यक्ति होता है ना वो समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज में ही उसको आज़ादी मिली हुई है, समाज से बाहर नहीं। और इसलिए वही समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। ठीक है मित्रों, और आगे क्या कहता है कि जो नकारात्मक और जो सकारात्मक दोनों स्वतंत्रता है ना, वो दोनों एक साथ चलती है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और ऐसा भी कई बार होता है कि जो निरंकुश शासक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता का, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का जो तर्क है उसका सहारा लेते हैं और अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध भी करते हैं, यानी सही भी बताते हैं। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करने वाले हैं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। J.S. मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। मित्रों, यह चर्चा के लिए बहुत अच्छा प्रसंग है, यानी पहले भी हमने चर्चा की थी J.S. मिल के बारे में कि उन्होंने जो है क्या कहा, उन्होंने जो हानि सिद्धांत दिया, ठीक है, कि जो हम स्वतंत्रता का अगर किसी की, यानी स्वतंत्रता का अगर हम किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए क्या कि जो है हम उसकी स्वतंत्रता का इसलिए हनन कर रहे हैं कि जो है वो आत्मरक्षा हमारी बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य लोगों के हित हैं वो भी बने रहें, यानी दूसरे लोगों का हित जो है वो, यानी दूसरे लोगों के हित पर कुठाराघात ना हो, इस कारण से जो है हम उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं J.S. मिल के बारे में कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म, किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए, अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहाँ सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया, जहाँ हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाल्टेयर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यानी फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने जो स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई, ठीक है, उन सीमाओं को अगर हमने लगाया है ना तो उसका हमें उचित तर्क भी देना होगा कि हाँ, इन उचित तर्कों के आधार पर हमने सीमाएं लगाई है। और आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है ना, यानी कि जो अभिव्यक्त करने की, कोई भी विचार को, अपनी किसी भी बात को रखने की, वो जो है एक स्वतंत्रता का बुनियादी मूल्य है। ठीक है, यानी एक बुनियादी आधारभूत मूल्य है, और अगर इसको कोई सीमित करना चाहता है तो जो उससे असुविधाएं समाज में पनपेगी, ठीक है, जो दंगे फसाद होंगे, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जाएगी तो उसको सहन करने के लिए भी फिर उस समाज को और देश को तैयार रहना चाहिए। और वाल्टेयर क्या कहते हैं कि वाल्टेयर कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई बोल रहा था, ठीक है, कोई कथन बोल रहा था और उस कथन को जो है वाल्टेयर ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कह रहे हैं ना कि तुम जो कहते हो मैं उसको स्वीकार नहीं करता, मैं उसका समर्थन नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो तुम बोलोगे ना, जो भी तुम जो बात रखोगे, यानी जो तुम्हारे को कुछ कहने का जो अधिकार है, उस अधिकार का मैं मरते दम तक समर्थन करूंगा। यानी आपकी बात का मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो अधिकार है बोलने का, उस बोलने के अधिकार की मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। वाल्टेयर कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहता है, हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध है। ठीक है, फिर आगे मित्रों ये लड़का क्या पूछ रहा है, क्या हमें अपने पर्यावरण को नष्ट करने की आज़ादी है। यानी मित्रों वही बात कि क्या हम पर्यावरण को भी नष्ट कर सकते हैं, तो मित्रों इसका आंसर होगा नहीं। हम पर्यावरण को क्यों नष्ट कर सकते हैं, पर्यावरण ने तो हमारे को जीवन दिया है। ठीक है, और आगे हम चर्चा करें तो पर्यावरण को अगर आप नष्ट करोगे तो हमने जो है प्रतिबंध भी तो लगाए हैं मूल अधिकारों के माध्यम से। ठीक है, अनुच्छेद 48 में हमने चर्चा की कि जो है हम जो है पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 48 में हमने बात रखी थी, तो हमने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं कि आप जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं।
आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करें तो देखिए आगे क्या कहता है, सुनिए। आगे फिर बॉक्स बन के आ रहा है, बॉक्स में क्या चर्चा की जाएगी तो सुनिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ मतलब समझाएंगे। क्या करें, 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति और विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया। यानी जो जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल थे, उन्होंने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पे जो है मतलब समझा रहे हैं क्या, अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण पेश किए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत हैं। ठीक है, यानी बोलने का तो अधिकार सभी को होना चाहिए, भले ही उनके विचार गलत हों, उनकी विचारधाराएं गलत हो। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता और जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। क्या कह रहा है मित्रों कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार होना चाहिए, चाहे भले ही उसका जो विचार है वो गलत है। ठीक है, और आगे ये कहता है कि कोई भी विचार जो होता है वो पूरी तरह से गलत नहीं होता, यानी कोई जो विचार होता है ना वो गलत नहीं होता। यानी कई बार हम भी तो कहते हैं कि निंदा हम उसी की करते हैं जिसमें कोई ना कोई जो गुण होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर निकल करके आ रही है कि जो हमें गलत लगता है ना उसमें सच्चाई का तत्व भी होता है। ठीक है, और अगर हम उस गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो जो हम उसमें जो सच्चाई के जो कण छिपे हुए थे ना वो भी खो देंगे। यानी कई बार हम कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो वही बात यहाँ पे निकल के आती है कि सच्चाई भले ही, यानी वो भले ही गलत है लेकिन वो सच्चाई है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। यानी मित्रों क्या करा है कि कोई भी जो चीज़ सही निकल करके आती है ना वो गलत चीज़ के बिना नहीं निकल करके आती। यानी गलत चीज़ और सही चीज़ इन दोनों का जब टकराव होता है ना तब जो है सही विचार निकल करके आते हैं। और जो आज हमें गलत यानी जो चीज़ें आज हमें गलत दिखती है, ठीक है, वो सही तरह के विचारों से बन जाती है। ठीक है, यानी वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य भी हो सकती है। तीसरा, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। क्या कह रहा है कि विचारों का यह संघर्ष जो होता है ना, कि जो सत्य विचार है या गलत विचार है इन दोनों के बीच जो संघर्ष होता है वो अतीत में ही नहीं था। ठीक है, अतीत में वो मूल्यवान नहीं था, आज भी उसका महत्व है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, सत्य के बारे में हमेशा खतरा होता है। क्या खतरा होता है कि वो यानी कि जो सत्य होता है ना कि कहीं वो सत्य विचारहीन नहीं बन जाए। ठीक है, या कोई वो रूढ़ी उक्ति ना बन जाए, ये उसके समक्ष जो खतरा भी रहता है। आगे क्या कहते हैं, अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया बाद में सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समाज में बहुत मूल्य ज्ञान में बदल सकते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह सकते हैं। क्या करा है मित्रों कि कई ऐसे समाज हैं, ठीक है, कई ऐसे समाज है जो क्या करते हैं, सही विचार जो होते हैं ना उनको वो दबा देते हैं। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा उनको दबाया गया। ठीक है, और बाद में हमने जब उसको यानी बाद में उसकी जब प्रामाणिकता हमने सिद्ध की ना तो वो विचार जो है सही पाए गए। यानी समाज ने उनको गलत माना था लेकिन आगे जाकर के वो सत्य पाए गए। और कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो विचार आज जो स्वीकार्य नहीं, यानी जिन विचारों को उसने आज स्वीकार नहीं किया वो विचार जो है आने वाले समय में मूल्यवान साबित हुए। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। क्या कह रहा है कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। ठीक है, यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी लेकिन राजनीति के किस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था यह फिल्म विदेशी दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। क्या करा मित्रों कि एक फिल्म निर्माता यानी फिल्म निर्देशक थे और वो फिल्म बनाना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन और वो किस पर बनाना चाह रहे थे, विधवाओं पर वो फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको ये लगा कि इस फिल्म के बनने से भारत की जो दशा है और जो दिशा है वो यानी कि जो भारत की वास्तविक दशा है वो जो है इस फिल्म में दर्शाएंगे, दर्शकों को वो दिखाएंगे दर्शा करके। ठीक है, तो इसके कारण जो है इन्होंने फिल्म को बनने नहीं दिया। और जो है अगर हम वर्तमान में भी देखें तो कई मुद्दे निकल के आते हैं, जैसे पद्मावत अगर वो मूवी आई तो उसको जो है एक जो समाज के द्वारा जो है उसको प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, उसको रिलीज नहीं होने दिया। तो ये बातें निकल कर के आ रही है, तो इसमें भी स्वतंत्रता का यहाँ पे आगे बात की जाएगी। क्या करा है
उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरह से ओबरे मेनन की रामायण हिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द चैटनिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिए गए। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि ये तात्कालिक मांग को पूरा करते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए? मित्रों, वही बात आगे निकल करके आ रही है। प्रतिबंध आगे जो है निकल करके आते हैं बार बार कि प्रतिबंध लगाने की आदत हमने अपना ली, ठीक है, तो ये गलत साबित होगी। बेशक हमें प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये प्रतिबंध जो हम लगाते हैं ना, ये तात्कालिक हमें लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है, और जो दीर्घकालिक जो लाभ होना चाहिए, ठीक है, वो हमें लाभ इनको प्रतिबंध लगाने से नहीं मिलता। आखिरकार क्या कहते हैं कि आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, किस में नहीं, क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए। इसी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न दिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। क्या कह रहा है मित्रों, यहाँ भी स्वतंत्रता की बात आती है क्या, कि क्या हमें जो है फिल्मों पर जो है प्रतिबंध लगाते हैं वो सही हैं, या फिल्मों की जो हम सेंसरशिप करते हैं तो सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। और कई भी और भी कुछ विवाद निकल करके आते हैं। और एक बात यहाँ पे बताई जाती है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार में काम करता है ना, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो राज परिवार की जो आंतरिक बातें होती है उसके बारे में वो कभी भी नहीं लिखता, क्योंकि उसको जो है एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ स्वतंत्रता की बात की जा रही है, ठीक है, और प्रतिबंध यहाँ पे कुछ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायपूर्ण प्रतिबंध है? यानी मित्रों, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो नौकरी छोड़ देगा वहाँ से राज परिवार से इंग्लैंड के, तो क्या वो अगर वो उनके बारे में कुछ लिखना चाहे तो जो उसके ऊपर वहाँ पे यानी इंग्लैंड के राज परिवार ने जो उसके साथ एग्रीमेंट किया उसके ऊपर जो वहाँ प्रतिबंध लगाया गया, तो क्या यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे जो है चर्चा की जाती है। अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में हैं और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती है। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों या आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। यानी मित्रों, ये कह रहे हैं स्वतंत्रता के जो पक्ष में समर्थन कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई संगठन है, ठीक है, कोई सरकार है, सत्ता है, वो अगर व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रही है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रही है, तो हमें वहाँ देखना होगा कि वो जो उसने प्रतिबंध लगाए तो वो प्रतिबंध सही थे या गलत थे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाया जा रहा है और हमने जो है उसको स्वीकार किया है, स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है, तो उस परिस्थिति में हम जो है ये निर्णय लेंगे, यानी उस परिस्थिति में हम ये बात करेंगे कि इससे हमारे स्वतंत्रता पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब हमारी स्वतंत्रता में की कटौती की जा रही है। यानी क्या कह रहा है कि अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है तो हम यह नहीं कहेंगे क्या कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसकी कटौती की जा रही है। हमने ये कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्व जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की है। क्या कह रहा है मित्रों, ये कहना चाह रहा है, आगे निष्कर्ष ये देता है किसका, स्वतंत्रता का, कि बेशक हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएं, और बार बार हमने जो प्रतिबंधों की बात की, ठीक है, तो उसी के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और इस निष्कर्ष पर ये पहुंचते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रतिबंध को हमने जो है
यानी किसी प्रतिबंध को हमने स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है, ठीक है, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे कि हमने जो इस प्रतिबंध को स्वीकार किया है स्वेच्छा से, और ये जो है हमारी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का हनन नहीं करता, ठीक है। और आगे कहता है कि जब हम विकल्प चुनते हैं तो इसकी जो जिम्मेदारियां होती है उसको भी हमें स्वीकारना होता है, ठीक है। और फिर ये कहता है कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए, और जो शिक्षा और जो यानी क्या कहता है, जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है ना, उतना जो है कोई राज्य और उतनी ही ज़रूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करने के पालने पोषने की होती है। यानी मित्रों, जो स्वतंत्रता है उसको जो है राज्य का भी कर्तव्य होता है कि वो स्वतंत्रता को पालेगा और पोसेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने मित्रों आज जाना स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। और बार बार ये चर्चा हमें जो है बार बार ये चर्चा निकल करके आई कि बेशक हमें जो है प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो है कुछ युक्त प्रतिबंध ही हमें लगाए जाने चाहिए जो जो व्यक्तियों के अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है उसका जो है अनंत ना हो, ठीक है। और अगर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं ना, तो हमें प्रतिबंध उस परिस्थिति में भी लगाए जाने चाहिए कि किसी दूसरे जो है समुदाय है या वर्ग है उसके अधिकारों का तो हनन नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में भी हमें प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, ठीक है। और छोटी मोटी बातों में हमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए, ठीक है। और जो भी छोटे मामले होते हैं उसमें जो है किसी कानून को हमें शामिल नहीं करना चाहिए, और जो सहमति से हमें जो है उन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज दूसरा जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ स्वतंत्रता का। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला हम अध्याय शुरू करेंगे समानता के बारे में, ठीक है। समानता हमारा अगला चैप्टर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।